चलो आ जाओ, निकालो बुक निकालो। हो गया रे, लिख लिया लो। चलो जल्दी आ जाओ। तीसरा नंबर चैप्टर, पेज नंबर 42 निकालो, फटाफट निकालो। चैप्टर का नाम क्या है? ग्रामीण जीवन और समाज, अंग्रेजी शासन और भारत के गांव। मतलब जब अंग्रेज भारत में थे तो उस समय भारत में गांवों की स्थिति कैसी थी, समझ ना। अंग्रेज कितना बुरा तरीका से गांव के लोगों को रखता था, किसानों पर कितना जाति करता था, इसी के बारे में पूरी चैप्टर में डिटेल से समझना है, पढ़ना है। समझ आ रहा है? आगे चल। सबसे पहले आएंगे पहले पेज 42 नंबर में। तो सबसे ऊपर में देखिएगा तो लिखा हुआ है, हेडिंग दिया हुआ, अंग्रेज शासन के पहले भारतीय गांव। कितना परसेंट था रे? 68%। मतलब कि जब अंग्रेज भारत में कब्जा किए थे और जब ये पूरी तरह से भारत पर अपना पावर चला रहे थे, तो उस समय भारत में गांवों की संख्या कितनी थी? पूरा लगभग भारत के 68% भाग जो था पूरा क्या था? ग्रामीण था, है कि नहीं? यानी शहरी कितना हो गया रे? 32। देखा, लापरवाही के नतीजा, ये छोटा छोटा चीज कह रहा है। कितना हो गया रे? 32% हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आगे चलो। इतने जगह पर अब उनका मालिकाना हक चलेगा, है ना। जैसे कि असल ये किसानों पर ही क्यों दबाव डाल रहे थे? क्योंकि उनको कच्चे माल चाहिए था, ठीक है। कच्चे माल यहाँ से लेते थे और कहाँ भेज देते थे? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में भेज देते थे। वहाँ बड़ी बड़ी मशीनियाँ बना के रखे थे। शुरू में तो भारत में था, लेकिन धीरे धीरे भारत में से हटाने लगे और इंग्लैंड में मशीन शिफ्ट करने लगे। यहाँ से सिर्फ कच्चे माल पकड़ते थे और ले जाके इंग्लैंड में शिफ्ट कर देते थे। वहाँ से वो कच्चे माल से बनता था। जैसे मान के चलो कपास यहाँ से लिए, कपास ले जाकर, है ना, कपास का जो रुई है वो ले जाके कहाँ दे दिए? इंग्लैंड में भेज दिए। वहाँ से सूती का धागा बनेगा, धागा से कपड़ा बनेगा, कपड़ा बन के फिर वापस भारत के मार्केट में या जहाँ जहाँ उन लोगों का उपनिवेश था, गुलाम क्षेत्र था, वहाँ भेज देता था लोग बेचने के लिए। समझ आया? तो भारत में ऐसे ही वो अपना व्यवस्था चलाता था लो, यहाँ से कच्चा माल टांगता था लो, ले जाके इंग्लैंड दे देता था लो। समझ आया? आगे चलो। अगला हेडिंग आएंगे 43 नंबर पेज में, अंग्रेज को लगान वसूलने का अधिकार मिल गया। पिछले क्लास में पढ़ा था लो कि तुम लोग की जैसे ये फर्रुखसियर था, कब दिया था मैग्ना कार्टा? 1717 ईस्वी में मैग्ना कार्टा दे दिया। यानी कि, है ना, बहुत बड़ी उपलब्धि उन लोगों को मिल गया। एक तरह से बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये तीनों क्या हो गया? उन लोगों के कब्जा में, उन लोगों के अधीन में आ गया कि वहां पर अब फ्री होकर अपना जितना मर्जी टैक्स फ्री होकर खेती बाड़ी कर सकते थे, लोगों से करवा सकते थे, जितना व्यापार करना था कर सकते थे। कहने का मतलब सिंपल तरीका क्या है कि फर्रुखसियर क्या किया, उन लोगों को क्या दे दिया? पूरी तरह से छूट दे दिया, टैक्स फ्री। मतलब इस एरिया में आपको टैक्स नहीं लगेगा, जितना मर्जी आप व्यापार करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो समझो सिंपली वो क्या हो गया कि अंग्रेजों के बैठो, वो सब क्या हुआ कि अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। समझ रहे ना? समझ आ रहे? कौन कौन क्षेत्र? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 क्षेत्र किसने दे दिया था? फर्रुखसियर दे दिया था, मुगल बादशाह था। कब दिया था? 1717 ईस्वी में। इसी को मैग्ना कार्टा बोला गया। आगे आ जाइए, अगला पेज में आइएगा 44 नंबर पेज में। तो नीचे देखिएगा तो लिखा हुआ लगान व्यवस्था की शुरुआत। लगान व्यवस्था की क्या है? शुरुआत है। समझ आए? हम लगान व्यवस्था की शुरुआत में 1789 के आसपास में क्या मिल रहा है? जमींदारों के साथ एक करार किया गया। करार मतलब होता है कि एग्रीमेंट किया गया, पर ना जमींदार के साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। अब समझो ध्यान से, ये थोड़ा सा किताब में अलग अलग दिया, हम एक जगह इसको इकट्ठा करके यहाँ पर लिख दिया। ध्यान से देखेगा तब कि अंग्रेज जो था किसानों से 3 प्रकार से भू राजस्व व्यवस्था थी, 3 प्रकार से टैक्स लेता था। यानी कि टैक्स लेने का, लगान लेने का 3 गो तरीका बनाया था अंग्रेज। शुरुआती समय में कौन सा तरीका था? अस्थाई बंदोबस्त। है ना, ये कब शुरू होता है? 1793 में। किताब में भी दिया है 1789-90, मैंने 89-90 से ये शुरू हो गया था, 93 तक आते थे ये पूरी तरह से व्यवस्था पूर्ण रूप से हर जगह पर, मैंने जिन क्षेत्रों में ये लागू था वहां पर पूर्ण रूप से चलने लगा। ठीक है, कौन अंग्रेज इसको शुरू करता है? कौन? कर्नवालिस शुरू करता है। याद रखना, अस्थाई बंदोबस्त को एक और नाम है, क्या नाम है? कौन बताएगा? अस्थाई बंदोबस्त को एक और बोला जाता है, एक और नाम से बोला जाता है जमींदारी व्यवस्था। जमींदार को कोनो को एक जमींदार बना दिए किसी को। होता क्या था? सिंपल समझो, सिंपल इसमें समझो कि अस्थाई, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये तीनों के मतलब का होता है। पहले मतलब समझ आ जाएगा तो पूरी तरह से क्लियर समझ आएगा कि टैक्स क्या है। इतना तो समझ आ रहा है कि ये 3 प्रकार से क्या था? टैक्स लेने का तरीका था। कौन लेता था टैक्स? अंग्रेज। किससे? किसानों से। किसानों से टैक्स लेता था लो, 3 तरीके से लेता था लो।
शुरुआत में आया अस्थाई बंदोबस्त, इसको जमींदारी व्यवस्था भी बोला गया। इसमें क्या होता था कि किसान जितने एरिया पर कब्जा किया था वहाँ के कोनो एगोड़ा का दलाल को उठाता था। दलाल कहने का मतलब एगो जमींदार को, सिंपली उसको उठाया, बोला कि तुम क्या करो भाई साहब, तुमको हम यहाँ के मालिक बना देते हैं, ठीक है, इस पूरे एरिया का तुमको मालिक बना देते हैं। तुम्हारा काम है कि हर किसान से जा के टैक्स वसूलने का, टैक्स वसूल के अल्लाह के हमको दे देने का, ठीक है। तो जो दलाल बनेगा वो अपना भी तो परसेंटेज कुछ लेगा, है कि नहीं। जो मालिक बनेगा कि भैया हमको अगर जमींदार बना रहे हैं इस एरिया का, तो वो अपना परसेंटेज लेगा, है कि नहीं है। और अंग्रेज को भी चाहिए, अंग्रेज इसलिए ना बना रहा था कि भैया उससे तुम टैक्स लेके हमको ला कर दे देना। तो कौन कितना लेता था इसको समझो, 45% अंग्रेज लेके चला जाता था। जैसे अगर मान के चलो कि 100 गो बोरा हुआ, अगर इस खेत में 100 बोरा हुआ, उसमें से 45 बोरा कौन ले गया, अब 15 बोरा कौन ले लेता था, जो जमींदार यानी जो दलाल बना हुआ है, अंग्रेज जिसको दलाल बनाया रहता था कि इस एरिया का तुम दलाल रहेगा, मालिक रहेगा, ठीक है। वो 15 को बोरा वो लेके चल गया, बच कितना गया, 40 को बोरा। यानी जो खेती किया है, रात दिन मेहनत किया है, ओकरा पास बचेगा 40 गो, और चला गया उसके पास से 60 गो। 45 हो गया अंग्रेज के पास, 15 हो गया जो दलाल है उसका, है कि नहीं रे। तो इसमें किसानों को फायदा हो रहा था कि नुकसान हो रहा था, बहुत ज्यादा नुकसान था। 60% उसकी चली जा रही थी और 40% उसको मिल रहा था। यानी खेती कर रहा था तो खेती का 40% हिस्सा उसको मिलता था, बाकी 60% हिस्सा उसका बर्बाद लेके भाग गया लोग। इतना रात दिन मेहनत करके किसान फसल उपजाता था और काटने के बाद, तैयार करने के बाद लेके चला गया, 60% उसका ले लेता था लोग। इसमें क्या होता था कि जो जमींदार, जो मालिक बनता था ना, अंग्रेजवा किसी को मालिक बना देता कि तुम दलाल रहो, दलाली करो, लोग से सब जा जाकर पैसा इकट्ठा करो। इसमें ये बड़ी घपला करता था लोग, समझ ना। अंग्रेज थोड़ी आके देखता था कि भैया इस बार इसका 100 को बुरा हुआ है कि 50 को बुरा हुआ है कि 60 को बुरा हुआ, कितना हुआ है। जमींदार जितना लिख देता था उतना, समझ ना। अब मान के चलो कि ज्यादा हुआ और किसान से ले लिया कि हमको 60% दे दो, 60% हमको दे दो। किसान तो दे ही देगा, कि बोलेगा भाई 60% हमको दे दो, 15% हम रखेंगे, 45% अंग्रेज को दे देंगे। किसान डायरेक्ट थोड़ी अंग्रेज से जाके बात करता था, उसके बीच में किसान और अंग्रेज के बीच में एक दलाल की व्यवस्था किया गया था, जिससे किसान बात करते थे और दलाल अंग्रेज से बात करता था, ठीक है। तो वो दलाल जो जिसको जमींदार कहा गया, वो जमींदार क्या करते थे, बहुत ज्यादा घपाला करते थे। वो 60% उसको लेना है किसानों से, ले लिए। लेने के बाद मान के चलो कि उस 60% के हिस्सा में उसको मान के चलो कि 60 गो बोरा मिल गया, या जितना प्रतिशत हुआ उसको उतना मिल गया। अब वो अंग्रेज से जाके बोलेंगे कि भैया किसान हमको 50 बोरा दिया है क्योंकि उसका कम अनाज हुआ था, है कि नहीं है। अब 50 बोरा में से 15% अपना रख लेगा और 45% दे देगा ये अंग्रेज को। फायदा हो गया किसको ज्यादा, जमींदार को, है कि नहीं। जमींदार के ऊपर डिपेंड करता था कि जितना बोल दे, कम बेस ज्यादा कुछ भी बोल दे। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था वो पूरे जमीन पर जहां जहां अंग्रेजों का कब्जा था उसमें 19% हिस्से पर इन लोगों का ये व्यवस्था चल रहा था, टैक्स लेने की व्यवस्था। कितना परसेंट जमीन पर, 19% जमीन पर यह टैक्स की व्यवस्था थी। याद रखिएगा कौन कौन क्षेत्र में था, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रों में, ये सब क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू थी। कौन सी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था, दोनों नाम याद रखना, अस्थाई और जमींदारी दोनों एक ही बोला जाता है। अस्थाई बंदोबस्त बोलो या जमींदारी, क्योंकि जमींदार है ना एगो इसमें रह रहा है। अच्छा, जिसको दलाल बोलो हम लोग का भोजपुरिया भाषा में, एक तरह से तो दलाले था सब ना, बीच में दलाली काम कर रहा, अंग्रेज का बात इधर उधर से उधर, है कि नहीं है। अब ये कौन अंग्रेज लागू किया था, कॉर्नवालिस। याद रखना अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत हो जाती है 1793 से। शुरू कौन करता है, अंग्रेज, कॉर्नवालिस शुरू करता है। किन किन क्षेत्रों में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और कर्नाटक। यूपी के कुछ क्षेत्र थे, कर्नाटक वाले क्षेत्र में। पूरे जमीन का कितना परसेंट हिस्सा, 19% हिस्सा। मान पूरे जमीन कहने का मतलब कि भारत में अंग्रेजों का जहां जहां कब्जा था उस कब्जे वाले स्थान में 19% हिस्सा में ये वाला व्यवस्था लागू कर दिया। इसमें क्या था, जमींदार को मालिक बनाया जाता था, बीच बिचुआ को अंग्रेज और किसान के बीच में एगोड़ा का मालिक बना देता था, जो दोनों ओरी के सामान को इधर उधर करता था, ठीक है। अंग्रेज का बात किसान तक लाएगा और किसान का अनाज को टांग के ले जाके अंग्रेजों को दे देगा, ठीक है। 45% अंग्रेज को मिलता था, 15% दलाल को यानी जमींदार को, और 40% बच जाता था किसको, किसानों को। यह व्यवस्था कितने वर्षों के लिए लागू हो गया, 10 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से लागू हो गया कि यही नियम रहेगा, नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। इसीलिए इसको बोला गया अस्थायी बंदोबस्त, समझ ना। अस्थायी रूप से उसको बांध लिया गया कि ये नियम में कोनो बदलाव नहीं होगा, जैसे तुम दे रहे हो उसी तरह देना ही पड़ेगा, समझ ना। इसीलिए इसको अस्थायी बंदोबस्त बोला गया। अब आगे लिखा हुआ रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्या लिखा हुआ है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब ये रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है
अब ये रैयतवाड़ी मतलब होता क्या है, पहले जो रैयतवाड़ी व्यवस्था नाम रखा लो, ये अब क्या किया लो, अंग्रेज जो है ना, अंग्रेजों को भी बहुत सारा शिकायत मिलने लगा अस्थाई बंदोबस्त में। जैसे किसान तो मान के चलो कि सब किसान अंग्रेज से जाके बात नहीं करते होंगे, लेकिन धीरे धीरे तो हवा तो उड़ता होगा कि जमींदार जो है दलाली ज्यादा कर रहा है, अंग्रेजों को भी फायदा नहीं हो रहा है और किसानों को भी भारी नुकसान हो रहा है। तो बात धीरे धीरे खबर पहुंचते पहुंचते अंग्रेज तक पहुंच गया। अंग्रेज को मालूम चला कि भैया बीच में जो दलाल है ना, जमींदार, ये ढेर खा जा रहा है, किसान से ले रहा है, हम लोग बता रहे कम मिला है और अपने रख ले रहा है ज्यादा। तो समझ गया लो, अब ये एक नई व्यवस्था लाया लो कि अब जिस एरिया में जहां कब्जा किया था लो ना, कि वहां पर टैक्स लेने का एक नया व्यवस्था लाया लो, जिसका नाम रखा लो क्या, रैयतवाड़ी व्यवस्था। समझ ना, क्या नाम रखा लो, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब इस नई व्यवस्था में क्या किया लो, अंग्रेज सीधे किससे बात करने लगा, किसान से। अंग्रेज जो अधिकारी था वो डायरेक्ट किसानों से बात करता था कि काम करो, तुम्हारा जमीन कितना है, रजिस्ट्रेशन कराओ, इतना जमीन है, इतने जमीन में तुम खेती कितना कर रहे हो, बता दो इतना खेती कर रहे हो, ठीक है सर ना। इतने जमीन में तुम्हारा अनाज कितना हो रहा है, तो बोलेगा भैया इस साल मेरा अनाज कम होता है, अगले साल ज्यादा होता है, ठंडा के मौसम में कम, गर्मी के मौसम में ज्यादा, या बारिश नहीं होगा तो कम होता है। सब अपने प्रॉब्लम बताया किसान, वो देखो कि ऑन एवरेज निकालिए लोग, ठीक है मोटा मोटी तुम्हारा इतना हो जाता है, कभी 100 बुरा हुआ, कभी 80 बुरा हुआ, कभी 50 बुरा हुआ, तो ऑन एवरेज निकाल दिया कि चलो हटाओ, मान लेते हैं कि तुम्हारा 60 बुरा होता है हर साल, ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा, कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। तो ऑन एवरेज वो व्यवस्था निकाल लिया रैयतवाड़ी में और बोला ठीक है, इसमें जितना भी होगा तुम्हारा अनाज उसका 50% हमको दे देगा। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को फायदा। पहले कितना मिलता था, 45% अंग्रेज को, अब कितना मिलने लगा, 50। पहले किसानों को कितना बचता था, 40, अब कितना बचने लगा, 50%। किसान को भी ठीक, अंग्रेजों को भी फायदा, बीच में दलाल को गायब कर दिया लो, है कि नहीं, कितना बड़ी व्यवस्था कर दिया लो। लेकिन फिर भी किसान जो है अपने दिन रात मेहनत करके खेती कर रहा है, उसका 50% कौन फ्री में लेकर भाग जा रहा है, तो बढ़िया तो नहीं कहा जाएगा। प्रॉब्लम में तो किसान को ऐसा थोड़ी है कि बेचारा रात दिन मेहनत कर रहा है और 50% सूखले आइए उठा के लेके चल जाइए, हमारे दे दो काची का दे दो, रंगदारी करके पकड़ कर रखा था तब मांग रहा था, ऐसी थोड़ी है। अरे 2-4 बुरा मांग लेता है, लेकर 2% आदमी बोलता है कि चलो तो हटाओ, दे दो, गरीब दे देने के लिए, वो तो रंगदारी से लेता था लोग, है कि नहीं। हम तो अस्थाई बंदोबस्त से बढ़िया था रैयतवाड़ी, लेकिन था सब में प्रॉब्लम। कितनों व्यवस्था बन गया, सारे व्यवस्था में किसानों को तो प्रॉब्लम था ही, है कि नहीं। जो छोटे स्तर पे किसान थे उनकी स्थिति काफी दयनीय थी, जो कम अनाज उपजाते थे उनको भी देना था तो उनको तो हालत खराब हो जाता था, वरना इसीलिए आगे देखेंगे लोग किसानों की स्थिति बहुत बेकार हो जाएगी, जो बहुत बड़े बड़े विद्रोह का कारण बनेगा। बाद में बहुत सारी लड़ाइयाँ होगी इन्हीं की वजह से, किसान जमींदार से लड़ेंगे, किसान अंग्रेजों से लड़ेंगे, किसान पूरे एरिया से लड़ जाएंगे, पूरे लोगों से लड़ जाएंगे, और ये बड़े बड़े विद्रोह का कारण बनेगा। आगे जैसे जैसे चैप्टर में आएंगे लोग बहुत बड़े बड़े आंदोलन को पढ़ेंगे लोग, ठीक है। अब ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये कब लागू होती है, 1820 में। ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा हुआ है 1820 में ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू होती है। किसने करता है, कौन करता है, टॉमस मुनरो। कौन करता है, टॉमस मुनरो। और ये जो किन किन क्षेत्रों में लागू होता है, मुंबई, मद्रास और असम वाले क्षेत्रों में, मुंबई, मद्रास और असम वाले क्षेत्रों में ये लागू होता है, ठीक है। पूरे जमीन का कितने प्रतिशत हिस्सा में, यानी अंग्रेज, देखो पूरे जमीन का मतलब जब भी बोले पूरे जमीन, इतना समझो कि अंग्रेज जिस एरिया में कब्जा किया था, जरूरी तो नहीं कि पूरे भारत पर ही कब्जा कर लिया था अंग्रेज, वहां बहुत सारा एरिया जो था अंग्रेजों के गुलाम नहीं बना हुआ था, तो जितना गुलाम बनाया था उस एरिया का 51% हिस्सा में क्या कौन सी व्यवस्था लागू कर दिया, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दिया। कितना परसेंट हिस्सा मेरी, 51% हिस्सा में कौन सी व्यवस्था लागू कर दिया, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर देता है। ये दिया रहेगा तुम लोग को 47 नंबर पेज में आइएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था 47 नंबर पेज में, ठीक है। 47 नंबर पेज में आओगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था कितना परसेंट हिस्सा में लगा देता है, 51% हिस्सा में लगा देता है। लेकिन 48 नंबर पेज में पलटिएगा तो एक जगह आपको लिखेगा, लिखा हुआ मिलेगा 52%। कितना, देखो बिहार बोर्ड के SCERT किताब जो चलता है सरकारी स्कूल में, उसकी 8वीं क्लास में, उसमें आइएगा इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को देखिएगा तो कितना परसेंटेज दिया है, 51 का जवाब कितना दिया है, 52। किस किताब में, बिहार बोर्ड किताब। ऐसे NCERT में देखिएगा तो 51% मिलेगा। जब ये 52 हो गया और ये 19 हो गया तो मिला के कितना हो गया, कितना हो गया रे दोनों मिला के, 52 और 19 कितना होता है रे, 71%, 71। तो जब 71 हो गया तो 30 जोड़िएगा तो ज्यादा ना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। तो यहां कम हो जाएगा कितना, यहां हो जाएगा 29%। कितना हो जाएगा, तो बिहार बोर्ड की किताब में रैयतवाड़ी 52% जमीनों पर है और महालवाड़ी 29% में, और NCERT में 51% है रैयतवाड़ी और 30% है महालवाड़ी। समझ आए ना।
तो जैसे जैसे किताब में दिया है दोनों सही है अपने अपने जगह पर, समझ आया। डिपेंड करता है कि कौन से एग्जाम दे रहे हो। जरे सॉरी स्कूल का एग्जाम दोगे 8वीं क्लास का तो तुम्हारा होगा 52% आंसर। किसमें, कौन सी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अपने स्कूल के एग्जाम दे रहे हो तो 52% ही लिखोगे रैयतवाड़ी में, क्योंकि तुम्हारी किताब में दिया है तो यही सही है, समझ आ रहे ना। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में लागू होता है। कौन करता है, टॉमस मुनरो, अंग्रेज था, ये लागू करवाता है बंबई, मद्रास और आसाम वाले क्षेत्रों में। 52% हिस्सा में पूरे जमीन जहां कब्जा किया था उसमें 52% हिस्से में ये व्यवस्था लागू हो जाती है। इसमें किसान और अंग्रेज सीधे एक दूसरे से बात कर लेते, यानी किसानों को मालिक बना दिया जाता और उनसे 50% उनके उपज का ले लिया जाता था। इसमें किसानों को 50% बचता था और अंग्रेज भी 50% लेके चले जाते थे। यह व्यवस्था कितने वर्षों के लिए लागू किया गया, 30 वर्षों के लिए लागू किया गया, समझे ना। उसके बाद एक अगली व्यवस्था आई महालवाड़ी। कौन सी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था है। 48 नंबर पेज में आइएगा तो देखिएगा अंदर बॉक्स में लिखा हुआ महाल, निकालिए क्या लिखा हुआ है, महाल। महाल मतलब क्या लिखा हुआ है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके में बड़े गांव या कुछ गांवों के समूह को महाल कहा जाता था, समझ आया। महाल माने गांव, माने वो पूरे गांव को महाल बोल दिया गया कि पूरी महाल से मोहल्ला समझो, मोहाल से क्या समझो, मोहल्ला। तो मोहल्ला जो होता है, जैसे ये पूरा एरिया, पूरे मोहल्ला महाल उस समय कहलाता था, समझे ना। तो महाल एक बड़ा गांव हो गया या बहुत सारे गांव के समूह मिलकर हो गया। जैसे कि मान के चलो एरिया में 4-5 गो टोला मिला के एगो मोहल्ला होता है कि नहीं है, सर ना। 5 गो 6 गो 10 गो टोला मिला के एगो मोहल्ला हो जाता है। उसी तरह कह रहा है कि महाल मिला, महाल यानी पूरे बड़े गांव को या गांव के समूह को क्या बोला गया, महाल बोला गया। अब इस व्यवस्था में क्या किया गया, पूरे गांव को ही दे दिया गया एक, पूरे गांव को मालिक बना दिया गया। किसी को पूरे महाल का ही मालिक बना दिया गया कि तू पूरे गांव का मालिक रहो, तुम्हारा काम रहेगा कि पूरे गांव का टैक्स वसूल के ला के दे देना, है कि नहीं है। तो महालवाड़ी व्यवस्था में, महालवाड़ी जो व्यवस्था ये कब लागू होती है, 1833 में लागू होता है। कौन लागू करता है, विलियम बेंटिक, सर ना। विलियम बेंटिक जो अंग्रेज था, ये 1833 ईस्वी में एक नई व्यवस्था लाता है, सर। इसके बाद एक और नया व्यवस्था लाता है, कौन सी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। ये कौन कौन क्षेत्र में होता है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, मध्य प्रांत और पंजाब। मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश वाला, मध्य प्रांत मतलब होता है बीचों बीच वाला एरिया, ठीक है सर ना। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब वाले क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू हो जाती है। कौन शुरू करता है, विलियम बेंटिक 1833 ईस्वी में, समझ आए हम। पूरे जमीन का कितना प्रतिशत हिस्सा बच गया, 19% में तो अस्थाई ला दिया, 52% में तो रैयतवाड़ी ला दिया था, बच गया कितना, 29%। तो 29% में महालवाड़ी व्यवस्था थोप दिया गया कि अब इस व्यवस्था से, और इसमें किसको अधिकार दिया गया, पूरे गांव को ही अधिकार दे दिया गया कि इस गांव में हम आएंगे। अंग्रेज मैंने बोल दिया कि भैया इस गांव में आप लोग खेती कीजिए, हम इस गांव में कभी भी आएंगे, जब फसल कटेगा तो हमारा खबर मिल जाएगा कि फसल काट ली लो, हम आएंगे, ले आएंगे गाड़ी, अब पूरे गाँव भर के लोग अपने उपज का 50% हमारा गाड़ी में लाद देगा, हम लेकर चले जाएंगे, समझे ना। पूरे गांव का ही मालिक बना दिया कि भाई तू पूरे गांव पर, इसमें कौन नहीं रहेगा, पूरे गांव भर खेती कीजिए और एक के बार पूरे गांव से वसूल के लेके चले जाएंगे। तो उसको बोला गया महालवाड़ी व्यवस्था। महाल मतलब होता है गांव, समझिए ना। तो ये सब पंजाब वगैरह, मध्य प्रदेश, हरियाणा वाले क्षेत्रों में ये सब लागू किया गया। तीनों समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया। ये कितने वर्षों तक लागू किया गया, ये भी 30 वर्षों के लिए, 30 वर्षों के लिए ये भी लागू किया। अब फिर से बताओ, ध्यान से बताओ, अस्थायी बंदोबस्त कब लागू होता है, 1793 में पूरी तरह से लागू। ये रैयतवाड़ी कब लागू हुआ, 1820 में। और महालवाड़ी, रैयत अस्थाई कौन लागू किया, कॉर्नवालिस। अस्थाई काम कर रहा है, अस्थाई काम कर लिया कॉर्नवालिस। और रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो किया था, समझ ना। और उसके बाद से महालवाड़ी विलियम बेंटिक। महालवाड़ी कौन करता है रे, विलियम बेंटिक, है कि नहीं रे। महालवाड़ी कौन किया, विलियम बेंटिक करता है, ठीक है कि नहीं रे। आगे चलो, अब ये बताओ कि कौन कौन क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त जो है किन किन क्षेत्रों में लागू होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा और कर्नाटक वगैरह में। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हो गया और कर्नाटक हो गया, ठीक है। और रैयतवाड़ी बंबई, मद्रास और असम में। महालवाड़ी यूपी, मध्य प्रांत और पंजाब में। अस्थाई बंदोबस्त कितने जमीन पर, 19%। रैयतवाड़ी 52%, ठीक है। और महालवाड़ी 29%। अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार बीच में रहता था, किसान अंग्रेज के बीच में एक जमींदार घुस जाता था, ठीक है।
उनको मिलता था 45% अंग्रेज, 15% जमींदार और 40% किसानों को बचता था। वही रैयतवाड़ी में 50-50 50-50 बांट लिया लो, और महालवाड़ी में भी 50-50 बांट लिया लो। ये 30 वर्षों के लिए, ये 30 वर्षों के लिए, और अस्थायी कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए लागू हुआ था। समझ आया? एक यहाँ पे बुक के नाम लिखे हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। 1821 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। ये किताब को किसने लिखा था? रिकार्डो ने लिखा था। समझ रहे ना? तो रिकार्डो द्वारा प्रकाशित किया गया ये किताब का नाम याद कर लीजिएगा। 1821 ईस्वी में प्रकाशित हो रहा है। किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। समझ आए ना? किताब के फर्स्ट पेज में दिया हुआ था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। किसने लिखा था? रिकार्डो ने। कब प्रकाशित हुआ? 1821 में। समझ आया? ये समझ आ गया? ये तो बुक है। अस्थायी बंदोबस्त समझ आ गया, रैयतवाड़ी हो गया, महालवाड़ी हो गया। अब आइए 1875 ईस्वी का दक्कन विद्रोह। ये काहे हो रहा है? यहां भी रैयतवाड़ी व्यवस्था था। समझ ना? ये महाराष्ट्र के पुणे का जो अहमदाबाद एरिया है, वहां पर किसानों ने विद्रोह कर दिया अपने किससे? अंग्रेज के खिलाफ। समझ ना? जमींदारों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। यहां व्यवस्था लागू थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू था 1875 ईस्वी में। यहां आइएगा, आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 49 49 में नीचे देखिएगा तो लिखा हुआ 1875 का दक्कन विद्रोह। महाराष्ट्र के पूना और अहमदाबाद जिला में 1875 ईस्वी में किसानों के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव भड़काया। इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू थी। समझदार इंग्लिश में रहे? यह किसान क्या हो गए? भड़क गए, और जो जमींदार थे, वहां के जो मालिक थे, अंग्रेज मालिक अधिकारी थे, उनके खिलाफ एकदम हल्ला बोल दिए, और भयानक रूप से, हिंसक रूप से इनका विद्रोह शुरू हो गया। हिंसक मतलब तो मारपीट, हाँ, सब चीज लाठी फट्टा सब चलने लगा। और यहाँ पेज पलटिएगा तो 50 नंबर पेज में आइएगा, उसी बॉक्स के अंदर में देखिएगा तो लिख रहा है कि महाजनों का क्या हुआ? महाजनों का सामाजिक बहिष्कार हुआ। महाजन किसे बोलते हैं? सेठ महाजन, जो पैसा देता था लोग। ये बड़ा जो ब्याज पर पैसा लोग चलाता है, उन लोग को भी महाजन बोला जाता है। महाजन जैसे कि आपको कुछ पैसे दे देगा, ब्याज जोड़ जोड़ के लेते रहेगा, तो उस समय भी लोग पैसा, महाजन लोग थे ना, वो पैसा देते थे। तो महाजनों के खिलाफ में ये क्या बोलते रहे? कौन सा विद्रोह? दक्कन विद्रोह लागू हुआ। दक्कन विद्रोह मतलब शुरू किया गया किसानों द्वारा, खिसिया के। जमींदार महाजन ये सबसे तंग हो गए थे कि लोग एकदम परेशान कर दिए। लोग करता क्या था, लोग असल होता क्या था, महाजन क्या किया, तुमको पैसा दे दिया 1 लाख रुपया, ये जितना भी जरूरत है तुम ले लिए। मान के चलो मोटा मोटी 1 लाख रुपया तुम किसी से लेके आए, समझ ना? वो आपसे क्या करता था? एक तो किसान बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, समझे ना? वो क्या करते थे? सादा का जब पन्ना पर साइन करा लेते थे, चाहे किसी तरह का पन्ना पर नीचे आपसे अंगूठा का छाप लगवा लेंगे, ठीक है? अब तुम उसको टैक्स दे रहे हो, चुका रहे हो। 1 लाख रुपए ले ले, आप बोल दिए कि भैया हम आपको 10-10 हजार करके चुका देंगे, ठीक है? तो बोलेगा ठीक है, 1 लाख ले जा रहे हो तो 1,10,000 तुमसे लेंगे। जैसे ही मान के चलो उस समय के नियम होगा, पता नहीं जैसे भी नियम हो, ठीक है? 1,10,000 रुपए तुमसे लेंगे। अब वो 10-10 हजार करके दे रहा है तो कितने महीने देगा? 11 महीने देगा। 11 महीना में उसका कर्ज खत्म हो जाएगा, पैसा सज जाएगा, है कि नहीं? सज जाएगा कि नहीं सजेगा? वो जो महाजन रहते थे वो क्या करते थे? 11 महीने छोड़ो, 12 महीना, 13 महीना, 15 महीने लेते। किसान कहते भैया तो मेरा तो पैसा सद गया है, पैसा तो मेरा सदिया गया है ना। वो जोड़ते रहता था कि 1 महीने दे दिए, 2 महीने दे दिए, 3 महीने दे दिए। 11 महीने बाद आकर पूछता था कि मेरा पैसा सद गया। वो बोलता था ना, नहीं सदा, अभी और देना है, 2 महीना और दीजिए। 2 महीना और देता था, सद गया था, नहीं 1 महीना और है। अरे भाई पैसा क्या नहीं सद रहा है? वो करता क्या था लो, वो आप बोलता था लो, तो अंग्रेज अधिकारी के पास महाजन बुलाता था अंग्रेज को, देखिए लिख के दिया कि 15 महीना देंगे, समझ ना? 15 महीने दे। वो फर्जीवाड़ी कागज बनाता था, जितना भी पेपर था वो सब फर्जी कागज बनाता था। और क्या करता था, किसानों से साइन करा लिया, जो किसान साइन करने वाला नहीं है अंगूठा लगवा लिया, और उसमें 11 महीना के जगह पर 15 महीना, 18 महीना, माने 20 महीना, 24 महीना, 2-2 साल का एग्रीमेंट बनवा लेते थे कि इतना दिन तक ये 10-10 हजार देगा, है कि नहीं है? किसान ऊपर चिल्लाते रह जाता कि नहीं भैया हम तो बोले थे कि 10 हजार एक्स्ट्रा देंगे। तो 10 हजार एक्स्ट्रा का मतलब कितना हुआ? 11 ही महीना हुआ ना, 10 हजार करके दे रहे हैं, तो है कि नहीं है? लेकिन 15 महीना कैसे हो जाएगा? अंग्रेज बोलते थे ना, तुम तो यहाँ पर अंगूठा के निशान लगाए हो, तुम तो साइन किए हो, है कि नहीं है? तुम्हारा सबूत है। अगर तुम साइन किए हो, अंगूठा का निशान लगाए हो, तब तो देना ही पड़ेगा। कुछ समय तुम क्या नहीं देखा? किसान फंस गया बेचारा, हालत खराब। यही हाल हो रहा था ये महाराष्ट्र के पुणे वाले अहमदाबाद क्षेत्र में। वहां के जो महाजन थे जरूरत से ज्यादा पैसे ले रहे थे किसानों से। किसान खिसिया गया लोग, अब पकड़ के मन भर दरकच के पीटा सब। और जो पेपर जो था ना, वो पेपर का जो नाम था लाल बही दस्तावेज। लाल बही क्या है? एक तरह से दस्तावेज है। उनकी लाल बही दस्तावेज को लूट लिया, लूट के जला दिए। कह ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी, है कि नहीं है? मतलब ना पेपर रहेगा और ना दिखाएगा कि एग्रीमेंट में जरा दिया, ले
बातें खत्म, उठाया सब जला के खत्म कर दिया। समझे ना? तो इसी विद्रोह क्या बोला गया? दक्कन विद्रोह बोला गया। दक्कन क्षेत्र, दक्कन होता है ना पठारी क्षेत्र है। जब दक्षिण भारत में ज्योग्राफी में जब पढ़ाएंगे तुम लोग को तो उसमें बताएंगे हम लोग का जो दक्षिण भारत वाला एरिया है यहाँ बहुत सारे पठार है, विदर्भ का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, दुनिया भर का पठार है पूरे दक्षिण भारत में। उसको डिटेल से समझा जाएगा जब दक्षिण ये ज्योग्राफी वगैरह शुरू होगा, तो जल्दी शुरू किया जाएगा। अब तो खत्म करेंगे इसको, समझे ना? अब आइए नीचे में, अब ये लिखा हुआ है कि ये पटसन वगैरह जो था वो कहाँ से लेके जाते थे किसान, ये अंग्रेज जो है किधर से खेती कराते थे? पटसन का खेती होता कहाँ था सबसे ज्यादा? बंगाल वाले एरिया में पटसन। पटसन होता क्या है? पटुआ। पटुआ जो चट्टी के बोरा वगैरह देखा है लो ना रहता है कि नहीं? अरे तो वो जो बोरा जो होता है वो पटुआ से यानी पटसन से बनता है। इसकी खेती कहाँ होती है? जिन एरिया में बारिश ज्यादा होता है, जिन एरिया में पानी ज्यादा होती है वहां पर ये खेती ज्यादा होती है। तो भारत में पश्चिम बंगाल में पानी वगैरह की मतलब उपलब्धता ज्यादा है, बारिश ज्यादा होती है, अच्छा खासा पानी है, तो उन एरिया में ये पटसन की खेती ज्यादा होती है। समझ रहे ना? पहले भारत में, पहले ये हम लोग का क्या बोलते हैं कि जो बांग्लादेश है ये भी भारत में था ना, अलग तो था नहीं। आज़ादी के बाद ना अलग हुआ जी, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान अलग अलग बढ़ गया लोग, है कि नहीं है? तो आज़ादी से पहले ये भारत में था। तो ये जो बंगाल वाला एरिया है ना, ये बंगाल वाला एरिया में यहाँ पर पटसन की खेती बहुत ज़्यादा होता था। और इसी से सटल हम लोग क्या है, पश्चिम बंगाल है हम लोग का, इसी से सटल है। तो अब जो है कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। पहले तो पूरी एरिया में होता था, तो अब बच गया हम लोग का एरिया पश्चिम बंगाल। तो इस वाले एरिया में पटसन की खेती ज़्यादा होता है। पूछता है क्वेश्चन कि पटसन की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? बंगाल में, पूरे बंगाल में होती है। और पूछेगा कि स्वतंत्र भारत में, यानी हमारा जो स्वतंत्र भारत है इसमें पटसन खेती कहाँ होगी? पश्चिम बंगाल में। पहले पूरे बंगाल में होता था, है कि नहीं है? और चाय की खेती कहाँ? चाय खेती असम। देखो अंग्रेजों जो है ना वो भी वही चाय की शुरुआत मतलब चाय का लत लगाए यहाँ के लोगों को। पहले चाय का लोग यहाँ लोग चाय उतना नहीं पीता था लोग, समझ ना? चाय के बारे में लोगों को जानकारी नहीं था। अंग्रेज आए तो यहाँ चाय के लत लगा, क्योंकि उनके एरिया में चाय का जो पौधा था वहाँ होता था और वहाँ पे वो चाय पीते थे। यहाँ जब आए ना तो ये असम वगैरह, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल वाले एरिया में घूमने आए। यहाँ असम यहाँ पे है, सेवन सिस्टर में, उसी पर ऊपर में है दार्जिलिंग, ये पश्चिम बंगाल का जो एरिया है। इस एरिया में जब अंग्रेज घूम रहे थे तो वहाँ पर उनको वहाँ के इंग्लैंड की तरह वहाँ पर पत्ती जो था चाय का उसी तरह का यहाँ पौधा दिखा। वो जब वो पौधा देखने के बाद उसको उठा के ले जाके बनाए तो चाय ही था, वो भी चाय की तरह था। उसके बाद वो धीरे धीरे चाय काफी ज्यादा प्रचलित हो गया और लोग क्या करने लगे? पीने लगे। और इतना भयानक पीने लगे कि दुनिया में चाय का उत्पादन भारत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा करता है, लेकिन पी जाता है सबसे ज्यादा। बहुत ज्यादा उत्पादन भी करता है और खुदे ढकार लेता है, खुदे पी जाता है। दुनिया में भारत जो है चाय का उत्पादन बहुत ज्यादा करता है, लेकिन खुद अपने खपत कर जाता है, बेचता कम है। और सब देशों में चाय का उत्पादन होता है, जैसे चाइना वगैरह में भी होता है, जितना उत्पादन करता है उसमें बहुत ज्यादा मार्केट बाहर भी भेजता है, लेकिन हम लोग खुदे ढकार देते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ समझ में करते हैं लोग, नाश्ता में चाय, दोपहर में चाय, सजियो चाय, चाय समझ ना? ट्रेन में चलिए तो चाय 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 चाय, है कि नहीं है? कोई भी आएगा मेहमान तो कोई पूछे ना पूछे चाय लाते हैं, है कि नहीं है? यहाँ का एकदम मैंने समझ जाओ कि रटाया भास हो गया, चाय लेके आते हैं। तो 2 मिनट रुकिएगा, चाय लेके आते हैं, है कि नहीं रे? दोपहरों में रहेगा तो चाय लेके आते हैं, साझों को ना जाएगा तो चाय लेके आते हैं, रात में भी आ जाएगा तो चाय लेके आते हैं। चाय का कोई समय नहीं है, जब मर्जी चाय पीजिए, है कि नहीं है? तो चाय का सेवन भारत में बहुत ज्यादा होता है, हद से ज्यादा होता है कि नहीं रे? एगो आदमी था ट्रेन में बैठे हुए थे, वो कह रहा है क्या कि चाय का है ना, अंग्रेज सब 1821 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में ट्रेन में बेचता था लोग चाय, अंग्रेज सब बेचता था लोग, ठीक है? 1821 में ट्रेन भारत में कब आया? 1853 के आसपास में पूरी तरह से ट्रेन चलने लगा। वो कह रहे 1821 ईस्वी में अंग्रेज जो है ना चाय ट्रेन में बेचता था लोग। हम कहा तार बाबूजी बैठे थे उसी में, ट्रेन में बड़ी चाट रहा था एकदम कि ये इंडिया नाम ये है, इंडिया नाम वो है, इंडिया नाम मतलब अंग्रेजों का रखा हुआ है, इंडिया माने दलाल होता है, ये होता है वो होता है, नाम बदल दीजिए। नहीं कंट्रोवर्सी हो रहा था इंडिया नाम से, इंडिया भारत नाम पे हो रहा है, हल्ला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इंडिया नाम से बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है। तो उसी में वो आ रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, कह रहे हैं कि इंडिया शब्द, चाय शब्द, ये सब चीज चाय वो कहाँ से आए? अंग्रेज लेके आए। अंग्रेजवन चाय 1821 ईस्वी में ट्रेन में बेचता था लोग, और भारत के लोग को चाय जबरदस्ती पिलाता था लोग, पीते पीते लोग आदत हो गया। हम कहे हाँ तार बाबूजी बैठे रहलन ट्रेन में 1821 में। 1821 में मतलब बताओ यार, ट्रेन भारत में था ही नहीं और 1821 में ट्रेन में बैठ के चाय पिला रहा था अंग्रेज। अजीब हाल है। मोदी जी बेचते थे इसमें स्टेशन पर, झूठ बात नहीं है, सही बोल रहे थे। 1821 ईस्वी में मोदी जी बेचते थे ट्रेन में, जो भी बेचता। चलो आगे चलो। चाय कहाँ से? आसाम से। नील सोरा अफीम कहाँ से? बिहार और बिहार में गया है रे, बिहार से लगे है रे।
मतलब बिहार और बोल देगा तो गया बोल देगा सब, बिहार में गया बोलो, ठीक है। बिहार में असल दर होता था बिहार में बहुत सारी जगह, ऐसे नहीं है कि सिर्फ गया में ही, मुजफ्फरपुर में होता था, पश्चिमी चंपारण में, गया में, सारण में, बहुत सारे एरिया में होता था, इन सभी के उत्पादन होता था, समझ ना। नील तो फेमस हो गया पश्चिमी चंपारण से, मुजफ्फरपुर से, सोरा वगैरह ये भी मुजफ्फरपुर में और गया वगैरह में, अफीम वगैरह भी गया में। सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती थी कहाँ? गया में होती थी। ये क्वेश्चन है, गया इसलिए लिखे हैं कि अफीम की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती थी? गया में होती थी। क्वेश्चन पूछेगा बंगाल जब पूरे एरिया था, पहले बंगाल से तो अलग था नहीं, बंगाल से अलग होगा 1912 में, 22 मार्च को अलग होता है कि नहीं रे? उस समय तक तो बंगाल और बिहार एक में है। तो पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन कहाँ होता था? बिहार के गया में होता था। समझ आ रहा है कि समझ आ रहा है कि नहीं रे? आ गया जी, पेज नंबर आ जाइए आप लोग। और क्या लिखा है? अफीम हो गया और कपास लिखा हुआ है। कपास लिखा हुआ है, कपास कहाँ रे? पश्चिमी भाग से, भारत के पश्चिमी भाग। ये भारत मान के चलो कि पूरे भारत हो गया, तो भारत के पश्चिम भाग इधर आ गया, पूरा भाग उधर हो गया, नीचे दक्षिण, ऊपर ऊपर पश्चिम रे, ऊपर कौन सा रे? उत्तर दिशा, देख रहा है। पश्चिम साइड में कौन कौन सा राज्य है? राजस्थान है, गुजरात है, ये सब एरिया हो गया कि नहीं पश्चिम साइड में। इन सभी एरियाओं में आज भी गुजरात वगैरह एरिया में कपास की खेती ज्यादा होती है। तो कपास की खेती कहाँ होती थी रे? गुजरात वगैरह एरिया में, जो भारत के पश्चिमी साइड में कपास की खेती, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश वगैरह, ये सब क्षेत्रों में आगे जाइए, मतलब पश्चिमी भागों में कपास की खेती होती थी, जो बुक में भी दिया गया है। नीचे लिखा गया है नकदी फसल। नकदी फसल क्या होता है? नकदी फसल क्या होता है? पेज नंबर 51 में आइएगा, ऊपरी में बॉक्स में लिखा हुआ है नकदी फसल। नकदी फसल वैसे फसल जिसको डायरेक्ट बेचा जाता हो, स्वर्ण, मतलब जिसका व्यापार के उद्देश्य से खेती किया गया हो, बिजनेस के उद्देश्य से खेती किया गया हो, बेचने के उद्देश्य से खेती किया गया, वैसे फसल क्या बोलेंगे? नकदी फसल। जैसे नकदी फसल ऐसा कृषि उत्पाद होता है जो खेतों से सीधे व्यापारियों द्वारा खरीद लिया जाता है। जैसे गन्ना। अब गन्ना का तुम खेती कर रहे हो तो गन्ना बैठ के खाओगे नहीं ना, कितना खाओगे? 2-4 तुरई खाओगे, पूरा खेतों भर के नहीं ना खा जाओगे, बेचना ही पड़ेगा। नील, नील क्या करोगे? घर कपड़ा लगा रहोगे, बेचना ही पड़ेगा। तंबाकू बना खाओगे, है कि नहीं रे? अफीम 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 नशा से तो क्या करोगे? इसको भी तो बेचना ही पड़ेगा। तो ये सब जो किसान जो खेती करता था, लो इन फसलों को नकदी फसल कहा जाता था, क्योंकि डायरेक्ट इनको बेचना रहता था। समझ आ रहा है ना? आगे चलिए, आगे लिखा हुआ नील दर्पण नाटक। नीचे आइएगा तो नील की एगो तो सबसे ऊपर में लिया अकाउंट में, नील की खेती की समस्या है। पहले ही बताओ कि नील की खेती की समस्या क्या है। और चंपारण जब विद्रोह पढ़ा जाएगा ना 1917-18 के आसपास में, 1917 में चंपारण विद्रोह जब आएगा, तो उस समय चंपारण में बुला के लेके आए थे गांधी जी को, कि कौन बुला के लेके आया था? कौन बुला के लाया था? कौन बता देगा? गांधी जी को बुला के चंपारण में कौन लेके आया था? कौन लेके आए थे? राजकुमार शुक्ला जी रे, राजकुमार शुक्ला लेके आए थे। बोला कि वो आएगा, बाद में आएगा, उसमें बताएंगे। उसमें सुनो ध्यान से, ए राजकुमार इधर देख, सर है ना, इधर देख, तुम राजकुमार नहीं, इधर। नील दर्पण जो नील दर्पण जो नाटक है, ये नाटक है, मतलब मंच पर जो नाटक वगैरह नहीं होता है, वो नाटक को लिखा किसने था? है ना, दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र ने। ये नाटक का प्रकाशन होता है, मतलब नाटक मंच पर प्रकाशित होता है, स्वर्ण। उसका रोल कौन निभाता है? गुलुक चौधरी। नाटक का रोल निभाने वाले कौन थे? गुलुक चौधरी। और ये किताब के रूप में प्रकाशित होता है 1860 ईस्वी में। किताब मतलब बन के छपाता है, लेकिन उस पर राइटर का नाम नहीं लिखा जाता है, डरता था लोग अंग्रेज शासन से कि अंग्रेज पकड़ने लगा। इसमें पूरी तरह से नील की खेती कराई जाती थी। किसानों की स्थिति कितनी भयानक दयनीय थी, उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में समझाया गया था। किसान को बदतर स्थिति हो गया था। होता क्या था कि इसको 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है। कौन सी प्रणाली? 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया माने क्या होता है? 20 कट्ठे। 20 कट्ठे माने 1 बीघा होता है। 20 कट्ठे में 3 कट्ठा क्या करना पड़ता है? नील की खेती करना पड़ता था। देखो, किसानों को नील की खेती करने से उनको ये नहीं है कि 3 कट्ठा जमीन का टेंशन नहीं था। टेंशन क्या था कि वो 3 कट्ठे जमीन में खेती करते थे, जमीन में बर्बाद हो जाता था। वो बर्बाद 3 साल 4 साल बाद फिर उपजाऊ होता था खेती करने लायक, समझ ना। अगले साल फिर अपना जो बच गया उसमें से 3 कट्ठा करना पड़ता था, फिर बच गया जो उसका 3 कट्ठा। यानी कि पुरानका जमीन जो बर्बाद हुआ उसको उपजाऊ होने में इतना समय लग जाता था, तब तक उसका कितना कट्ठा जमीन बर्बाद हो जाता था। ये किसानों को बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी, समझ ना। उस जमीन में बर्बाद हो जाता था, 3 साल 4 साल के लिए खेती उपजाऊ नहीं होता था एकदम। नीलों की खेती फिर दोबारा करता था ना, तो वो भी उतना नहीं होता था। अंग्रेज नया जमीन में करवाता था कि इस पे छोड़ उस पे कर खेती, जबरदस्ती। इससे किसान की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। इसका बड़ा भारी विद्रोह होगा, नील विद्रोह, बहुत बड़ा। चंपारण, बिहार के धरती चंपारण से बहुत बड़ा विद्रोह होगा, जो आगे डिटेल से उसको समझना है। सिंपल समझो कि नील दर्पण नाटक जो है दीनबंधु मित्र ने लिखा है, ठीक है। इसको प्रकाशित किया गया था 1860 में, बिना नाम से कि कौन लिखा, नहीं प्रकाशित।
इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था कौन? माइकल मधुसूदन दत्त। याद रखिएगा, नील दर्पण किताब को, ये नाटक को किस इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त। इस नाटक का पात्र यानी नाटक का रोल कौन निभाया? गुलुक चौधरी। नील विद्रोह प्लस बिहार, बताइए दिए कि बिहार में बहुत भारी विद्रोह हुआ था, तीनकठिया प्रणाली के नाम से फेमस हुआ, जो आगे जाके हम लोग को डिटेल में इसको पढ़ना है, समझना है। अब नील की खेती जो होती थी दो प्रकार से होती थी, एक को बोला जाता था जिरात और दूसरे को असामी बार। आइएगा पेज नंबर आप लोग 52 में, आई थिंक कितने आ रही नहीं 53 54 में आ जाओ। पेज नंबर 54 में आओगे तो सबसे ऊपर में ही लिखा हुआ है बिहार में नील की खेती दो तरीके से होती थी। बिहार में नील की खेती कितने तरीके से होती थी? दो तरीके से। कौन कौन? जिरात और आसामी बार। सिंपल समझो, जिरात माने स्थायी बंदोबस्त वाले, यानी कि पूरी तरह से कोनो को इसमें जमींदार को दे दिया जाता था कि तुम नील की खेती कराओ, मैंने बीच में इसमें भी कोनो को मालिक बना दिया, और वो मालिक क्या करता था? किसान और अंग्रेज के बीच में मालिक रह के वो खेती करवाता था नील की खेती। उस व्यवस्था को क्या बोला गया? जिरात। और आसामी बार में रैयतवाड़ी, यानी अंग्रेज डायरेक्ट किसान से बात कर लिए कि तुम नील की खेती करो, जबरदस्ती एगोड़ा के रखवा के खेती कराया गया तो उसको क्या बोला गया? जिरात। और किसानों को बोल दिया कि तुम अपने मन से खेती करो, उसको क्या बोला गया? आसामी बार। तो दो तरह से नील की खेती, जिरात और आसामी बार। जिरात समझ जाओ स्थायी, अभी स्थायी जो बताए, और आसामी बार समझ जाओ रैयतवाड़ी। है कि नहीं है? समझ आया कि नहीं समझा? समझ आया कि नहीं समझे? और कोई दिक्कत है तो पूछ, बड़ा धड़ाधड़ पूछो। कोई दिक्कत की हम पूछे है? कहाँ है डंटवा? 10 है तब ना पूछेंगे रे। कहाँ रे मोटका बासवा? कहाँ है रे? चलिए बने, रुक जाओ, चल रे। नील की खेती जो थी कितने कट्ठा पे होता था? 3 कट्ठे में। कितने में 3 कट्ठा? 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में नील की खेती करना पड़ता था, इसीलिए इसे क्या बोलते थे? 3 कट्ठिया प्रणाली कहा जाता था। नील की खेती कितने प्रकार से? बिहार में नील की खेती कितने प्रकार से? 2 प्रकार से होती थी। कौन कौन? जिरात और आसामी बार। समझ आया? अब चलो, स्थायी बंदोबस्त जो था कौन अंग्रेज लागू कराया था? बिना देख ले बता रहे, बोर्डवा पे का झाँक रहे, कौन रे? कॉर्नवालिस। और रैयतवाड़ी? मुनरो। महलवाड़ी? विलियम बेंटिक। रैयतवाड़ी, ये स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793। और महलवाड़ी 33। 1800। देख रहे, सुन नहीं रही है, खाली ध्यान दे रही है बोर्डवा पर, ध्यान दे रही है कि बोर्ड पर कौन लिखा। हम बोले महलवाड़ी, यू करी 1820, एकदम रट ली तो वही बोलेंगे। रैयतवाड़ी बोले हैं कि महलवाड़ी बोले हैं? नहीं सुनिए, उस सुनवे नहीं कि क्या बोले हैं, उसको खाली तो ध्यान बोर्ड पर देख लेते हैं क्या लिखे हुए हैं। महलवाड़ी कब लागू हुआ? 1833 में। रैयतवाड़ी? अस्थायी बंदोबस्त कितना % हिस्सा? 19% हिस्से पर 7 करोड़। और रैयतवाड़ी कितना %? 52% किताब के अनुसार। बिहार बोर्ड की किताब के अनुसार कितना %? 52%। और महलवाड़ी 29% किताब के अनुसार। एनसीईआरटी के अनुसार 51% ये आपका रैयतवाड़ी और 30% महलवाड़ी। समझ आया? इसमें किसान को कितना बचता था अस्थायी बंदोबस्त में? 40%। और रैयतवाड़ी महलवाड़ी में कितना बचता था किसान को? 50% किसान को बचता था। 50-50 बांट लेता था। समझ आ गया? अस्थायी बंदोबस्त भारत के किन क्षेत्रों में लागू था? बताइए। अस्थायी बंदोबस्त भारत के किन क्षेत्रों में लागू था? बंगाल, बिहार, यूपी, कर्नाटक में। ठीक है। रैयतवाड़ी मुंबई, मद्रास और असम में। और महलवाड़ी यूपी, मध्य प्रांत और पंजाब वगैरह एरिया में ये लागू था। समझ आ गया? अस्थायी बंदोबस्त कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। रैयतवाड़ी महलवाड़ी 30 वर्षों के लिए लागू था। नहीं 50 वर्ष के लिए लागू था। 50 वर्ष में पगला जाएगा लोग। उतना दिन चलबो नहीं किया, पीट पाट के हल्ला करके लोग उतना छोड़ ही दिया। समझे ना? ये सब सारा समझ आ गया। अब चलिए क्वेश्चन आंसर में पहले। ये ऊपर वाला, ये बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये किताब का नाम है, ये बुक का नाम, इसको लिखा था रिकार्डो ने, प्रकाशित हुआ था 1821 में। पेज नंबर तुम लोग को दिया हुआ, जॉन मिल। अच्छा लिखवाया तो जॉन मिल द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो लिख लेना, नोट लिख लिया लो उसमें। किताब में नोट किया था, लोग नोट कराए थे पहले कि जॉन मिल द्वारा लिखा गया था। ठीक है। तो एक प्रिंसिपल और पॉलिटिकल इकोनॉमी 1821 में प्रकाशित किया जाता है, जॉन मिल द्वारा लिखा गया था। लिखा है लो, जॉन मिल लिखवाए थे क्या? लिख ले रहे, तुम भी लिख लो, लिखो।
ठीक है, चलो ये पेज नंबर 47 में दिया, ऊपर में दिया हुआ है, नोट कर लेना। आगे आ जाओ, अब आओ क्वेश्चन आंसर में, पेज नंबर 54, पेज नंबर 54 में आइए। बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई? किस तरह करे? स्थायी बंदोबस्त। बिहार में कौन सी व्यवस्था लागू थी? यहाँ लिखा, बिहार में कौन सा रे? स्थायी बंदोबस्त। अंग्रेजों को आने से पहले भूमि का मालिक कौन था? राजा रहते थे। रैयत व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे बनाया गया? सीधे किसान को। मालिक कौन? किसान। अंग्रेज का शासन द्वारा भारत में अपनाई गई भूमि व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अपने आय बढ़ाना, किसी तरह पैसा लूटना, आय बढ़ाना या पैसा लूटना। महालवारी केकरा से मैच करेगा रे? पंजाब से। महालवारी पंजाब वाले एरिया में। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, नगदी फसल बिहार वगैरह से। ये कौन सा नगदी फसल? असल तो नील, सोरा, अफीम, ये सब नगदी फसल है ना, बिहार में ना होता था। सोरा नहीं होता, सोरा तो बारूद हो गया। ठीक है, और क्या रे? भूमि स्थायी भूमि व्यवस्था 1793। स्थायी भूमि व्यवस्था, स्थायी भूमि व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था 1793 में कार्नवालिस द्वारा। पूरा समझ आ रहा है किस बारे रे? आइए विचार करें, तो बैठ के विचार कर लीजिएगा लोग, कि विचार कराना पड़ेगा रे, नहीं लिख लेगा लोग। अंग्रेजी शासन के पहले भूमि व्यवस्था के लगान और प्रणाली के विषय में बताइए। मतलब राजा के समय में भूमि व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार से टैक्स लिया जाता था, कितना % टैक्स लेता था, जिसमें 1/3 और 1/6 दोनों पढ़ाए थे, दोनों बताए थे, है कि नहीं रे? स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की विशेषता क्या है? स्थायी बंदोबस्त के बारे में पूरा डिटेल में लिख देगा लोग। किसने लागू किया, कब लागू किया, कितना किसान को प्रॉब्लम होता था, क्या क्या उसमें लिया जाता था, अंग्रेजों को कितना फायदा होता था, दलाली कौन करता था, सब कुछ, एनीथिंग एवरीथिंग। ठीक है, कुछ भी सब कुछ भी। अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार भूमि व्यवस्था में किए गए परिवर्तनों के आप किस प्रकार देखते हैं? मतलब अंग्रेज जो है बार बार बदल काहे रहा था? पहले स्थायी, फिर उसके बाद रैयत वाली, फिर महलवाड़ी, काहे बार बार बदल रहा है? अब बदल रहा है तो आपको किस तरह सोचते हैं कि क्यों बदल रहा था, काहे बदल रहा था, क्या कारण था? तो प्रॉब्लम हो रहा था तब ना बदल रहा था जी, प्रॉब्लम हो रहा था, देखिए कि इसमें ये कमियां थी, उसके बाद ये आई, ये कमी है, उसके बाद ये आई, है कि नहीं है? अंग्रेज अपने जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे चेंज करते रह गए अपने टैक्स को। उसके बाद क्या लिखा है? नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर क्या असर पड़ा? जो राजस्व नीति आई, जो टैक्स लेने का तो तरीका आया, उस पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव क्या पड़ा? पूरी तरह से किसानों के हालात दयनीय हो गया, बेकार हो गया। लोग जगह जगह विद्रोह करने के लिए मतलब करने लगे, विद्रोह वगैरह। सर, नील की खेती की प्रमुख समस्या क्या थी? नील की खेती की समस्या अभी जस्ट बताया है कि खेती करने पर क्या होता था, जमीन में बर्बाद हो जाता था। पूरा डिटेल में देख के उसको लिख लेना, सब पहले भी कई बार इसको समझा चुके हैं, है कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत? लिख लेगा लोग, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सब कुछ। अब 1 2 3 चैप्टर खत्म हो गया। 3 चैप्टर में कहीं से पूछ सकते हैं, बता देगा लोग। 2 ही चैप्टर अभी, तीसरा अभी बताया इसमें नहीं है, नहीं होगा, कल हो जाएगा। 1 2 3 10 मिनट में सुना देगा सब। अभी 10 मिनट में नहीं सुनाएगा गधावा। 10 मिनट 20 मिनट तुम लोग लग जाएगा याद करने में। इतना बढ़िया समझा इसमें दिया, जितना बोर्डों पे दिया वही तो है। हाँ तो यही, और क्या है? 10 मिनट काफी है। चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, तीनों चैप्टर को डिटेल से दिमाग में लोड कर लीजिए। 10 मिनट में सुनते हैं तीनों चैप्टर को, ठीक है? ओके, हाँ क्वेश्चन आंसर भी पूछ देंगे। क्या होगा, क्वेश्चन आंसर नहीं बता देगा, जैसे समझ आएगा टूटा फूटा लैंग्वेज में जैसे ही बोल देने के। लिखने के लिए डिटेल में लिख लेना सब, लिखने में अगर दिक्कत होगा तो पूछना, सब बता देंगे, ठीक है? सुने, अभी सुन ले, ला रे बांस लिया तो रे, पहले ध्यान से याद कर ले। वो आधा अधूरा बस सुनाना है कि सुनो। तुम रे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहा है, बैठा देंगे उसके पास, नहीं पढ़ेगा तो समझ आ रहा है किस बारे में? पूरा एनर्जी तुम्हारा गायब हो जाएगा। जल्दी उसको नोट कर जल्दी, नहीं तो बैठा देंगे। चल ठीक है।